एमए फाइनल समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने विकास की बदलती अवधारणा में ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ अर्थात आर्थिक विकास को, आर्थिक समृद्धि को देखा था। आज हम सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट को देखेंगे। सामाजिक विकास समाजशास्त्र की एक व्यापक अवधारणा है और इसके अंतर्गत न केवल आर्थिक अपितु सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में होने वाले अपेक्षित परिवर्तनों की प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। अब इस सत्य को स्वीकार किया जाता है कि केवल आर्थिक विकास कर लेने से ही आम जनता के जीवन को खुशहाल नहीं बनाया जा सकता। इसके अतिरिक्त आम जनता के जीवन के सभी पक्षों का समुचित तथा संतुलित विकास आवश्यक है। सामाजिक विकास के विभिन्न आयाम हैं। समाजशास्त्रियों ने सामाजिक विकास के विभिन्न आयामों की बात कही है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आम जनता की रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मौलिक आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति होनी चाहिए। दूसरा है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उत्तम स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक आहार, प्रदूषण रहित वातावरण, चिकित्सा आदि की पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। तीसरा, रोजगार के पर्याप्त अवसर तथा रहन सहन का ऊंचा स्तर योग्यता व कार्यकुशलता के आधार पर, न कि जाति, प्रजाति, धर्म या संप्रदाय के आधार पर। फिर नेक्स्ट है शिक्षा का समुचित विस्तार, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक शिक्षा, पेशेवर व नैतिक शिक्षा का समावेश हो, ताकि समाज में सृजनात्मक क्षमता का विकास, शोध, आविष्कार आदि संभव हो सके। फिर है बिजली, परिशुद्ध पानी, परिवहन और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं सबके लिए सुलभ होनी चाहिए। नेक्स्ट है समाज के पिछड़े व शोषित वर्गों, किसानों, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों व विकलांगों के विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट है विभिन्न आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक विषमताओं को दूर करना, ताकि समाज में समता लाते हुए सामाजिक बदलाव संभव हो सके। नेक्स्ट है विदेशी निर्भरता कम करके राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनने के सचेत प्रयत्न करना। राष्ट्र के स्वाभिमान, अस्मिता व राष्ट्रीय पहचान को बनाए रखना। ये थे सामाजिक विकास के विभिन्न आयाम। अब हम बात करेंगे सामाजिक विकास के सूचक। यदि हम सामाजिक विकास के सूचक को देखें तो हमें सबसे पहले जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर प्रति 1000, प्रजनन दर, साक्षरता दर, खाद्यान्नों का प्रति व्यक्ति उपभोग, रोशनी के रूप में बिजली, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों आदि को सूचकांक के रूप में मानना है। यदि जन्म और मृत्यु दर की बात करते हैं तो सामाजिक कारण तत्व जैसे स्त्री साक्षरता, विवाह के समय आयु, स्त्रियों के लिए रोजगार के अवसर, शिशु मृत्यु दर में कमी, जन्म दर आदि मुख्य निर्धारक हैं। 8वीं योजना सभी राज्यों में 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में 100% साक्षरता
प्राप्त करने का लक्ष्य था। इसके लिए 11 करोड़ वयस्कों को साक्षर बनाना था। इस उद्देश्य के लिए साक्षरता की दृष्टि से पिछड़े राज्यों जैसे राजस्थान, हरियाणा में भरसक प्रयास किए गए। पीने के पानी में 8वीं योजना में यह उल्लेख किया गया कि 7वीं योजना के आरंभ में कुछ गांव ऐसे थे जहां पानी का कोई स्रोत नहीं था। इनमें से काफी गांवों में, करीब 1.5 लाख गांव में पानी का स्रोत उपलब्ध कराया गया। 8वीं योजना में बहुत से सराहनीय उद्देश्य आरंभ किए गए। इसमें उत्पादन एवं रोजगार के लक्ष्य का समन्वय किया गया था। इसमें देश के पिछड़े क्षेत्रों और कमजोर वर्गों की ओर भी ध्यान देने पर विशेष बल रहा। उत्पादन लक्ष्य महत्वपूर्ण है, किंतु सामाजिक न्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 8वीं योजना का लक्ष्य प्रमुख रूप से सामाजिक न्याय के साथ विकास को प्रोन्नत करना भी था। अब हम देखेंगे दीर्घकालीन पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आजकल पूरे विश्व में समन्वित विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। समन्वित विकास सामाजिक विकास की एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। विश्व बैंक से लेकर यूनिसेफ तक सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में इसकी चर्चा है और ये संस्थाएं विश्व के विभिन्न विकासशील देशों को आर्थिक तथा बुनियादी सहायता एवं सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। परंतु प्रश्न है कि समन्वित विकास है क्या? समन्वित विकास से अभिप्राय उस विकास से है जो वर्तमान की आवश्यकताएं तो पूरी करता ही है, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं के प्रति भी पूर्ण जवाबदेही रखता है। यह परिभाषा पर्यावरण एवं विकास की विश्व समिति ने अपनी 1987 की अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक रिपोर्ट में दी है और यह लगभग पूरे विश्व में स्वीकृत है। अर्थशास्त्री इसकी परिभाषा इस प्रकार से करते हैं कि यह एक ऐसा आर्थिक विकास है जिसमें हमारे प्राकृतिक संसाधनों के भंडारों बरकरार रहती है और आने वाली पीढ़ी के लिए कोई अभाव या समस्या नहीं पैदा होती है। इस अवधारणा ने मनुष्य की दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या एवं उसके द्वारा अपनी तमाम बढ़ती इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के अंधाधुंध शोषण के प्रयास दोनों पर कई तर्कपूर्ण आपत्तियां की। आधुनिक रूप में समन्वित विकास का प्रादुर्भाव एवं विकास 1980 में IUCN, WWF एवं UNDP द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित विश्व संरक्षण प्रणाली के अंतर्गत हुआ था। इसका लक्ष्य था जैव संसाधनों के संरक्षण द्वारा समन्वित विकास की उपलब्धियों को बढ़ाना। जनसंख्या एवं असीमित लिप्सा ये दोनों कारक प्राकृतिक संसाधनों पर इतना बड़ा दबाव बना रहे हैं कि पृथ्वी ग्रह का अस्तित्व ही अंधकार में नजर आ रहा है। कम से कम स्वयं मानव का अस्तित्व तो असुरक्षित नजर आता है। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक संकट को भी विस्फोटक बना रही है। 20वीं शताब्दी के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था का 20 गुना विस्तार हुआ और 1950 से अब तक औद्योगिकरण 5 गुना बढ़ा है। इस महाविकास ने पारिस्थितिकी पूंजी भंडार जैसे ईंधन, वन, मिट्टी, मत्स्य, जन, वातावरण आदि का शोषण बड़ी तीव्र गति
से किया है और वह भंडार अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त करने में दिन प्रतिदिन अक्षम होता जा रहा है। एक और पर्यावरण का बड़े पैमाने पर ह्रास हो रहा है और दूसरी ओर समृद्धि के लिए मानव अपनी प्रयत्नशीलता और बढ़ा रहा है। उधर हमारे संसाधन एवं पर्यावरणीय व्यवस्था को गंभीर क्षति उठानी पड़ रही है। विकास का केवल आर्थिक और औद्योगिकरण पहलू ही नहीं देखा जाए, बल्कि उसके सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं को भी देखा जाना चाहिए। विकास के लिए आर्थिक वृद्धि आवश्यक शर्त है। अगर समाज के एक समूह में आर्थिक वृद्धि हो तो दूसरे समूह में उसका आर्थिक लाभ पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा मान लेना सही नहीं है। विकास बहुमुखी होता है। यह बहुत सी समस्याओं से संबंधित है, जैसे कि समानता, सामाजिक सहभागिता, पर्यावरण बनाए रखने की क्षमता, मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आदि। इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, वस्त्र और आवास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य आदि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। समाज में मनुष्य को आर्थिक गतिविधियों में रोजगार के अवसर प्रदान हो ताकि उसका रहन सहन का स्तर ऊंचा बने। विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक संसाधनों तथा अवसरों तक पहुंचने में कम से कम विषमताएं हों। वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान के क्षेत्र में रोज आश्चर्यजनक उपलब्धियां सामने आ रही हैं और यदि इन अनुसंधानों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा जाए तो ये मानव मात्र की निर्मित उपलब्धियां हैं। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने किसी न किसी रूप में विकासशील देशों अथवा विकसित देशों को अपनी संप्रभु स्थिति से समझौता करने को बाध्य कर दिया है, चाहे वह उनकी विदेश नीति का मामला हो, आर्थिक नीतियां हों और यहाँ तक कि उनकी राजनीतिक एवं सामाजिक नीतियां भी प्रभावित होने लगी हैं। और यदि कोई देश इस वैश्वीकरण की परिधि से बाहर रहने की कोशिश करता है तो वह अविकसित या पिछड़ा बने रहने के लिए अभिशप्त हो जाता है। थैंक यू।